तो चलिए पहले बात करते हैं वर्जन कंट्रोल की। तो एनी एनी आइडिया अबाउट वर्जन कंट्रोल? आप लोगों को किसी को आइडिया है कुछ वर्जन कंट्रोल का? दो तरीके के होते हैं, एक सेंट्रलाइज होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का है। ओके, तो वर्जन कंट्रोल में वो क्या बेनिफिट होता है, मतलब होता है क्या, फीचर क्या है इसका? बेसिकली आप ब्रांचेस बना सकते हो अलग अलग कोड की। सो लेट्स से एक ब्रांच में काम कर रहे हो, सो द ब्रांच इन दी सॉरी द कोड इन द अदर ब्रांच इज नॉट अफेक्टेड। सो डेव टेस्ट स्टेजिंग प्रोडक्शन है। तो जैसे आपका कोड डेवलपमेंट में आपने टेस्ट कर लिया, तो देन यू कैन कमिट इट टू अनदर ब्रांच। एंड वो ब्रांच जो है उसके ऊपर जो भी आपने ऑटोमेशन सेट करी है नहीं भी करी हुई, whatever way it is configured, it can be used in as part of that branch. So it can basically be promoted when it is tested and everything. तो एक बेनिफिट है, और भी होंगे बट मेरे को इतना ही पता है। नहीं देखो, बेनिफिट तो है बट ये वर्जन कंट्रोलिंग नहीं है। अच्छा, वर्जन कंट्रोल वही है कि न्यू अपडेट्स जो रिलीज करते हैं, इसका नया वर्जन जो अपडेट करते हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे 1.2 हम नया एप्लीकेशन अपग्रेड्स किए तो 1.3 उसको दिया, तो उसको हम लोग वहां से कंट्रोल कर सकते हैं कि वी कैन पुश दोस। ओके ओके, सो देखिए, वर्जन कंट्रोल एक मतलब गिट में ही ये ऐसा नहीं कि गिट है ये वर्जन कंट्रोल, इट्स नॉट अ गिट। वर्जन कंट्रोल एक कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे मिलता है। आप S3 अगर आपने पढ़ा होगा तो S3 में भी वर्जन कंट्रोल होता है, ठीक है, लेकिन वो गिट तो है नहीं, राइट? और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे वर्जन कंट्रोलिंग होते हैं बट वो गिट नहीं होते। तो वर्जन कंट्रोल एक अलग कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट गिट में अवेलेबल है, ऐसा आप बोल सकते हो ये। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ वर्जन कंट्रोल क्या होता है, तो आप यू विल नॉट टॉक अबाउट गिट, बिकॉज हम लोगों ने अभी आपने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है वो बेसिकली गिट का दिया है, ठीक है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट वर्जन कंट्रोल। तो वर्जन कंट्रोल क्या होता है, यह नाम से ही डिफरेंट है, मतलब पता चल रहा है वर्जन। वर्जन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया फॉर एग्जांपल, तो चलिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो मैंने एक ABC नाम का TXT नाम का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया और इस डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया। तो उस मॉडिफिकेशन को करने के बाद जब इसको मैंने अपडेट किया abc.txt, तो जो ये पुराना चेंजेस, ये जो पुरानी इस फाइल जो थी, इसमें जो पुरानी चीज़ें थी वो डिसअपियर हो जाएंगी एक बार मॉडिफिकेशन होने के बाद, और ये नया चेंजेस इसमें आ जाएगा। उसी तरह से जितनी बार भी हम इसको मॉडिफाई करते चलेंगे उतनी बार इसमें नया चेंज आता जाएगा और पुराने गायब होते चले जाएंगे। तो वर्जन कंट्रोल का मतलब होता है कि जो पहला वर्जन था, जो पुराना वर्जन था, वो वर्जन रिकवरेबल होगा, वो वर्जन स्टोर्ड होगा, उसको हम लोग वर्जन कंट्रोलिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 तारीख को ये क्रिएट किया और 11 तारीख को मैंने ये अपडेट कर दिया, अगर मुझे 10 तारीख में वापस जाना है, 10 तारीख वाले फाइल्स को वापस रिट्रीव करना है, तो वो हम रिट्रीव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द वर्जन कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट। तो ये वर्जन कंट्रोल है, मतलब ये वर्जनिंग है, और इसको कंट्रोल करने का जो फीचर है वो गिट के अंदर अवेलेबल होता है, S3 के अंदर भी अवेलेबल होता है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसके अंदर वर्जन कंट्रोलिंग फीचर्स अवेलेबल होता है। बट यहाँ पे हम लोग गिट पढ़ रहे हैं तो हम गिट के बारे में बात करेंगे। तो गिट वर्जन कंट्रोल कर सकता है, तो इसको वर्जनिंग बोलते हैं, और इसको जो कंट्रोल करता है उसको हम लोग बोलते हैं गिट। एक टूल है जो कि वर्जनिंग कंट्रोल का कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई होता है। क्लियर है वर्जनिंग कंट्रोल किसे बोलते हैं? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, तो पहले हम इसको डिटेल में बात कर लेते हैं कि वर्जनिंग कंट्रोल, थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास ये गेट है, और गेट ये कुछ भी हो सकता है, बिट बकेट हो सकता है, कोड कमिट हो सकता है, या फिर गेट लैब हो सकता है। ये कोई भी हमारा सर्वर है जहाँ पे हमारा कोड वोड स्टोर होगा, हमारा कोड स्टोर होगा। और फॉर एग्जांपल हमारे पास डेवलपर्स हैं, डेवलपर 1, और इसने कुछ क्रिएट किया, चेंज किया, कुछ कोडिंग की, और उस कोड को क्या किया, पुश कर दिया गिट के ऊपर। पुश करने के बाद मान लेते हैं डेवलपर 2 आया, उसने भी कुछ ऐड किया, चेंज किया, या फिर इसमें कुछ चेंज करना था उसको, तो उसने क्या किया, जो कोड इसने पुश किया था उस कोड को वो पुल कर लेगा,
तो यहाँ पे पुशिंग और पुलिंग मेथड चल रहा है। तो पुश में क्या है कि इसने कुछ नए चेंजेस किए या किसी डेवलपर ने नए चेंजेस किए और उसको गिट पे डालना है तो वो पुश करेगा, और उसको किसी दूसरे डेवलपर का चेंज अपने सिस्टम के ऊपर लेके आना है। ये दिस विल बी वी आर कॉलिंग रिमोट सिस्टम लैपटॉप, ये आपका लैपटॉप्स होंगे। तो अगर किसी डेवलपर को दूसरे डेवलपर की चेंजेस को चाहिए होगा तो वो क्या करेगा, गिट से पुल करेगा। तो यानी कि कोई नया चेंज है, आप डालना चाहते हो तो पुश करोगे, और जो गिट के ऊपर चेंजेस हैं और आप आउटडेटेड हो और आपको अपने आप को अप टू डेट करना है तो आप अपने सिस्टम पे पुल करोगे। क्लियर है? तो पुश और पुल किया हमने। फिर इसने कुछ चेंजेस किए उसमें, और चेंज करने के बाद उसको क्या कर दिया, पुश कर दिया। यानी कि जो भी चेंज किया वो चेंज किया, उसका पुश कर दिया। तो पुश करने के बाद अब ये अप टू डेट हो गया, अब D1 आउटडेटेड हो गया। तो फिर अगर इसको ये वाले चेंजेस ये वाली चेंजेस अगर इसको लेनी है D1 को, तो वो फिर से यहाँ पे क्या करेगा, पुल करेगा। अगेन सेम थिंग, D3 भी वही करेगा, D4 भी वही करेगा। अब जो भी डेवलपर्स काम कर रहे हैं वो कोड को मैनेज कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और वो गिट पे पुश करते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो सेंट्रल कोड ऑफ मैनेजमेंट है वो हम गिट पे कर रहे हैं। और जो भी चेंजेस जो कोई भी डेवलपर कर रहा है उसका एक वर्जन क्रिएट होता चला जाएगा, जिसको हम लोग वर्जन कंट्रोल बोलेंगे। आगे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे वो कैसे अपडेट होता रहता है, थोड़ा डेप्थ पैराग्राफ देखेंगे हम उसका। तो यहाँ पे गेट पे हमारे, अब यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि जितने भी डेवलपर्स काम करेंगे या फिर हम लोग भी कोई फाइल अपडेट करते रहेंगे तो वहाँ पे गेट पे हम अपडेट करते रहेंगे, तो हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स, सारे कोडिंग, वो सब एक ही लोकेशन पे है, एक रिपोजिटरी के अंदर है, और हमें किसी और से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे D1 को हम बोलेंगे यार एक काम करो यार, तुमने जो चेंजेस किए ना मुझे ट्रांसफर कर दो, ईमेल कर दो या शेयर कर दो, ये करने की जरूरत नहीं है। सारा कोड पुश यहाँ पे होगा, और यहाँ से हमें जिसको भी वो फाइल चाहिए या कोड चाहिए वो यहाँ से पुल कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा, क्लोन कर लेगा। अब बात करते हैं जो टेंडेंस आजकल की इंडस्ट्री में चल रही है कि हम गिट को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं किसी अदर टेक्नोलॉजीज के साथ, जहाँ से हम कोड को मैनिपुलेट कर सकें, कोड को यूज कर सकें। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बिल्ड पाइपलाइन यूज किया है, तो ये जेंकिंस भी हो सकता है, गिट हब भी हो सकता है, बिटबकेट भी हो सकता है, जो क्योंकि वो बिल्ड पाइपलाइन भी फीचर सपोर्ट करता है। उसके बाद एज़्योर का हो सकता है कोई बिल्ड पाइपलाइन टूल, या AWS का हो सकता है कोड बिल्ड पाइपलाइन। तो ये जेंकिंस, ठीक है, तो कोई भी ऐसा टूल है जो कि इन सारे कोड को यूज कर सकता है, तो उसके साथ हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से, और उसके बाद हम अपने यहाँ से हम स्टेजिंग पे पुश कर सकते हैं। तो ये हमारा सर्वर जहाँ से कस्टमर्स को एक्सेसिबल है। जो कस्टमर हमारा है, जो किसी भी एप्लीकेशन को हम डेवलपर्स या हमारी कंपनी मिलके काम कर रही है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट का कोई भी डेटा अगर अगर हम जो भी बना रहे हैं वो बेसिकली हम कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं, क्योंकि कस्टमर वहाँ पे शॉपिंग कर सके। तो अगर हम इसको जब तक हम उसको सर्वर पे पब्लिश नहीं करेंगे तब तक वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से जो हमारा गेट फैक्टर है वहाँ से बिल्ड पाइपलाइन के थ्रू हम किसी सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं। तो जब हम फर्स्ट टेस्टिंग के लिए डिप्लॉय करते हैं वो हमारा एरिया होता है स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया क्लोज टू प्रोडक्शन एरिया होता है, ठीक है। तो हमने स्टेजिंग पे डिप्लॉय किया और हम एक बार टेस्ट कर रहे हैं कि जो हमने फीचर ऐड किए हैं या हमारे डेवलपर ने जो फीचर्स बनाए हैं क्या वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। वो हम तभी टेस्ट कर सकते हैं जब हमारा वेबसाइट कोई एक्सेस करे या फिर हम वेबसाइट को एक्सेस करके उसमें कुछ टेस्ट करें। तो हम सबसे पहले स्टेजिंग एरिया पे डिप्लॉय करते हैं और उसके बाद हम सेल्फ टेस्टिंग करते हैं इसकी। तो ये क्लोज टू प्रोडक्शन एरिया होता है। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक चल गया तो हम यहीं से इस प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर देंगे और प्रोडक्शन से लाइव हो जाता है और यहाँ से हमारे कस्टमर्स हमारे जो एप्लीकेशंस हैं उसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे हमने जो बिल्ड पाइपलाइन पे आपने गिट उस कोड को डाला, ठीक है, तो वो जेनकिंस अपने आप डालेगा उस चीज को, मतलब वो क्या बोलते हैं? जेनकिंस पे हम क्या करते हैं, जेनकिंस पे जॉब्स लिखते हैं। जॉब्स क्या करता है, गिट पे जाता है, गिट से कोड लेके आता है, फिर यहाँ पे हमें बिल्ड कैसे करना है,
तो बिल्ड के अलग अलग मेथड्स होते हैं, सॉरी डिप्लॉय के अलग अलग मेथड होते हैं, तो डिप्लॉय हम उसी हिसाब से करते हैं इसके ऊपर। जैसे जो गिट को रीड कैसे करेगा, मतलब उसका वो डलेगा क्या हाँ, बोलते इसमें हैं? इंटीग्रेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि मैं गिट का पासवर्ड इसमें, यूजर नेम पासवर्ड इसमें डाल दूंगा, या फिर मैं गिट पे SSH की क्रिएट कर दूंगा, तो प्राइवेट यहाँ पे पब्लिक की रहेंगी और प्राइवेट की यहाँ पे डाल दूंगा, ताकि ये जेंकिन्स इससे बात कर सके। तो हम अलग अलग मेथड है कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के, तो उस तरह से हम करके इसको हम यूज कर सकते हैं। और ये प्रॉड में या स्टेजिंग में कैसे जाते हैं पाइपलाइन कनेक्टिव मूव, मतलब उसका वो देखो ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली अगर हमने जॉब क्रिएट किया और उस जॉब में हमने स्टेजिंग का सर्वर बनाया है और प्रोडक्शन का सर्वर बनाया है, तो अगर हमने IP डाल दी स्टेजिंग की तो वो स्टेजिंग पे चला जाएगा, और IP डाल दी प्रोडक्शन की तो प्रोडक्शन पे चला जाएगा। अच्छा, इस पाइपलाइन में जेनकिंस में हाँ, जेंकिन्स में ही हम सर्वर की डिटेल डाल देते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है एक तरह का कोई सर्वर ही होगा, राइट। तो उसका IP एड्रेस हम डाल देंगे कि हाँ इस IP एड्रेस पे हमें इस पे कुछ डेटा ट्रांसफर करना है, तो वो डेटा चाहे वेबसाइट हो, चाहे HTML का कोड हो, चाहे जावा का वार फाइल हो या जार फाइल हो, कुछ भी हो, तो उसको हम उसको डिप्लॉय ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ पे जो लोकेशन पे आ जाएगा वहाँ सब एक्सेसिबल होगा। ठीक है। पवन, एक और क्वेश्चन है, पाइपलाइन को कैसे पता लगेगा कि मुझे ये कोड स्टेजिंग वाले सर्वर पे डालना है, ये प्रॉड वाले सर्वर पे डालना है? देखो दो तरीके, IP से मेरे ख्याल से पता लगेगा ना। हाँ IP से पता लगेगा। पता चलेगा। नहीं, जो कोड पीछे से आ रहा है, ग्रिड से जो कोड आ रहा है पाइपलाइन के अंदर, ठीक है, क्योंकि मतलब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक बिल्ड हुई है वो ये है कि ये प्रोसेस वंस वी आर डन विद इट इज ऑल ऑटोमेटेड, राइट। तो क्या कहते हैं, जब देखो ग्रिड पे मैंने कोड रखा हुआ है। ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ना, जो पहला कॉन्सेप्ट आपने बात की थी, वो ब्रांचिंग की बात की थी, ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट्स की बात की थी, राइट। तो हम वहाँ पे एक हमारा मास्टर ब्रांच, जब भी हम कोई रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं तो वो मास्टर ब्रांच ही होता है, राइट। तो हम कुछ नया फीचर टेस्ट कर रहे होते हैं या ऐड कर रहे होते हैं, तो वो हम एक नया ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने मान लेते हैं कि मैंने एक ब्रांच क्रिएट कर लिया स्टेजिंग नाम से, और उसमें सारा कोड स्टेजिंग का रख दिया और हमने स्टेजिंग पे डिप्लॉयमेंट कर दी। तो एक बार अगर वो सब कुछ सही चल गया तो हम उसको क्या कर देंगे, प्रोडक्शन वही सेम चीज मास्टर में पुश कर देंगे। तो और जो पाइपलाइन लिखी रहेंगी, हम ये बोल देंगे कि मास्टर से जो डिप्लॉयमेंट होगी वो प्रोड पे होगी, और जो स्टेजिंग ब्रांच से डिप्लॉयमेंट होगी वो स्टेजिंग एरिया पे होगी। अच्छा, मतलब जॉब जो है जेनकिंस की जॉब है, उसमें हम बेसिकली ग्रिड की ब्रांच कॉन्फ़िगर करेंगे। ब्रांच कॉन्फ़िगर करते हैं। ये वाली जो जॉब है, इट विल लुक फॉर एनी अपडेट्स ऑन दिस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ द ग्रिड। करेक्ट। उसको हम लोग वेब हुक बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। वेब हुक, तो वेब हुक क्या करता है, कुछ भी चेंजेस आते हैं, अगर आप ऑटोमेट करना चाहते हो तो आप वेब हुक कॉन्फ़िगर करते हो, और जैसे ही कुछ चेंजेस डेवलपर पुश करते हैं और इसको मिलता है, ये डिटेक्ट कर लेता है, तो उसके बाद वो क्या करता है कि डिटेक्ट करेगा, उसको पिक करेगा और डिप्लॉय कर देगा। ओके, ठीक है गौरव? यस, ठीक है। अच्छा पवन, एक लास्ट ये जो गिट है, रिपोजिटरी है पूरी ना, सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है, तो कोई भी तरीके का कोड मतलब मैं वहां से फेच कर सकता हूँ। मतलब मैं अब जैसे मान लो मैं कुछ टेराफॉर्म पे कुछ ऑटोमेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये कोड मेरे लिए ठीक है या कोड मेरे लिए नहीं? ये तो प्री जज नहीं कर सकते, आपको टेस्ट ही करना पड़ेगा। अब जैसे मान लेते हैं मैंने चारों ने कोई कोड डाला, मैंने एक एग्जांपल दिखाया था आपको, मैंने ये बोला था लास्ट टाइम, मैंने लिखा था अपाची स्काईवॉकिंग चार्ट। तो ये चार्ट इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल गिटहब है, गिटहब रिपोजिटरी है, जहाँ पे कोड वर्ड लिख के लोग पुश करते रहते हैं। अब ये हमारे लिए सही है या नहीं सही है, इसको हम टेस्ट करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसको पिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम पे, और सिस्टम से हम उसको अपने इन्वायरमेंट में लेके आएंगे, यानी कि प्रोडक्शन एरिया में लेके आएंगे, या फिर जहाँ पे हम ऑफिस में काम करते हैं वर्क स्पेस में लेके आएंगे इसको, और फिर इस पर हम टेस्टिंग करेंगे। तो जो हमारे काम की चीज़ होगी उसको हम रख लेंगे, जो हमारे काम की चीज़ नहीं होगी उसको हम हटा देंगे। अब हमें किसी ने बोला कि भाई स्काई वॉकिंग डिप्लॉयमेंट करनी है, तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ इसमें सब कुछ ठीक है, चार्ट में गया तो मुझे लगा कि यार ये वाली ठीक है, ये वाली जो है वो मेरे काम की है,
तो मैं इसको डाउनलोड करूंगा और सिर्फ ये वाला कोड उठा के अपने जो कंपनी के प्रोडक्शन गिट सर्वर है वहां पे है, अगर टेस्टिंग करने के बाद हमारा लोकल सब कुछ सही चल रहा है तो वो कोड हम उठा के अपने गिट कंपनी के गिट में डाल देंगे उसको और फिर वहां से यूज कर सकते हैं। ये एक छोटा सा मतलब फॉर्मूला है जो बाहर से यूज कैसे करते हैं इसको। ये तो बेसिकली पवन डेवलपमेंट वालों का काम है एक तरीके से। मतलब जब हम हमारा इसकी बात करें, डेवऑप्स की बात करें, तो एट दिस पॉइंट हमारा जो काम है बेसिकली वो ये है कि जो कोड पड़ा हुआ है गिट के अंदर, फॉर एग्जांपल, ये तो वन ऑफ द टास्क है जो कोड पड़ा हुआ है उसको यूज करना। इट्स वन ऑफ द टास्क। हाँ, नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि whether the code is right for us or not, or if any changes are required to the code, unless we are part of the development team, तो बेसिकली डेवलपर का काम है। जब तक डेवऑप्स वाले के पास काम आएगा, सो ही विल, मतलब मेरे पास जैसे रिक्वायरमेंट आएगी कि भैया मेरे पास ये कोड है, अब इसके ऊपर हमें डेवऑप्स की पाइपलाइन सेट करनी है। अब वेदर उस कोड के अंदर हम टेस्टिंग के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आती है नहीं आती है, दैट विल अगेन गो बैक टू द डेवलपमेंट टीम। Here I'm assuming कि डेवलपमेंट वाला काम अलग हो रहा है और डेवऑप्स वाला काम अलग हो रहा है एक तरीके से। करेक्ट। देखियो मैं अब समझ गया आपका क्वेश्चन क्या है। तो मैं गगन, आपका आई थिंक आपका भी क्वेश्चन यही था कि हाँ किसी डेवलपर ने कोडिंग किया, वो कोड सही है नहीं है, तो ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये एप्रोप्रिएट कोड है? मैं वो नहीं, मेरा बेसिकली कंसर्न है जैसे मैं थोड़े दिन पहले टेराफॉर्म पे कोड लिख रहा था, ठीक है, तो मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, तो उसने बोला था कि भी तुम गिट से भी कोड उठा सकते हो, पूरी जो भी उसने कोड लिखा होगा पूरा मतलब बनाने का, जिसमें लोग 10 EC2 है, 1 EC है, सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, ऑटो स्केलिंग है, लोड बैलेंसर है, सब कुछ, ठीक है। तो वो चीज मतलब एक होता है ना, जैसे मैंने टेराफॉर्म की वेबसाइट से उठाए कोड, ठीक है, और एक हो गया कि गिटहब पे पूरे कोड सारे एक जगह लिखे हुए हैं सारे कोड, तो वो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मतलब वो कोड कौन सा है? ठीक है, इट्स राइट और रॉन्ग, दैट्स अनदर थिंग, बट मेरे को कैसे सर्च करना है मेरे को समझ नहीं आ रही। वो देखो, जैसे मान लेते हैं कि तुम अभी सर्च कर रहे हैं और मेरा आपको रिपोजिटरी मिल गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे रिपोजिटरी, जैसे मान लेते हैं कि मुझे कुबरनेट क्लस्टर डिप्लॉय करनी है, कुबरनेट क्लस्टर डिप्लॉय करनी है या सेटअप करनी है, तो मुझे नहीं पता, या फिर मैं इसके लिए टेराफॉर्म कोड ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए पवन, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, ये मेरी ना गगन से बात हुई थी इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। आप एक बार ना टेराफॉर्म का एग्जांपल ले लो, तो आई थिंक इसको ज्यादा अच्छे से। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो जैसे आप ढूंढ रहे हो गूगल पे, गिटहब पे, कि हाँ मुझे कुबरनेट क्लस्टर डिप्लॉय करनी है और उसको मुझे टेराफॉर्म के थ्रू करनी है, बट मुझे उतना कोड लिखना नहीं आता, बट मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो मुझे एक कोड रिपोजिटरी मिल जाती है जिसपे मैं ढूंढ के और उसमें कुछ मॉडिफाई करके अपने हिसाब से अपने इंफ्रा में चला देता। करेक्ट गगन? तो तुमने ढूंढा और तुम्हें मान लेते हैं मेरी रिपोजिटरी मिल गई, फॉर एग्जांपल इस तरह से कुछ रिपोजिटरी मिल गई कि pubnetizone/terraform। अब मुझे नहीं पता कि ये है क्या। देखो जनरली लोग क्या करते हैं, रीडमी में आप सबसे पहले रीडमी फाइल पढ़ो हमेशा। तो आप जब रीडमी फाइल देखोगे तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा कि हाँ, जैसे यहाँ पे सर्च किया था मैंने अपाची स्काईवॉकिंग, तो सबसे पहले आपका जो मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो रीडमी होना चाहिए, ये रीडमी फाइल। तो हर गिटहब में, रिपोजिटरी में लोग गिटहब में रीडमी फाइल ऐड करते हैं और इस रीडमी फाइल में सारी डिटेल्स होती हैं, ये सारी डिटेल्स। तो आपको सबसे पहले ये डिटेल्स पढ़नी चाहिए और डिटेल्स पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये डिटेल्स मैच करता है मेरे कॉन्सेप्ट से जो मैं ढूंढ रहा हूँ, और उसको मैं ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ही ढूंढ रहा था इसको। तो फिर आप उसको पिक करो, अपने इंफ्रा पे लैब में डिप्लॉय करो। डिप्लॉय करने के बाद अगर आउटपुट जो आप ढूंढ रहे थे वो आउटपुट आपको दिख रहा है तो उसको आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज उसको छोड़ दो। ठीक है गगन? अच्छा, और जो कोड फॉर्मेटिंग होती है, जो कोड है, इस कोड के जो कोड का फॉर्मेट होता है कि ये डे बाय डे या विद इन मंथ्स क्या चेंज होता रहता है क्या? ऐसा भी होता है? नहीं, फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होते, कुछ मॉडिफाई हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये मैंने टेराफॉर्म कोड लिखा, ठीक है, और ये टेराफॉर्म मैंने फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ज्यादा डिटेल तो नहीं दी है, बट ये है कि ये अगर आप कुबरनेट क्लस्टर डिप्लॉय करना चाहते हो AWS पे, तो इसको आप एक सेकेंड,
इसको आप यूज करके डिप्लॉय कर सकते हो, करेक्ट। तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सा है, तो आप सीधा ये डाउनलोड करोगे, इसको यूज करोगे कोड। और रहा बात फॉर्मेटिंग चेंज करना है, तो फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होती, कुछ मॉडिफाई हो जाता है, कुछ एड अप हो जाता नहीं नहीं, मेरा कहना है जैसे मान लो टेराफॉर्म का वर्जन चेंज हुआ, है। ठीक है, फ्रॉम 1.0 टू 1.1 आया, तो क्या मतलब ऐसे चांसेस होते हैं कि जो कोड लिखा हुआ है उस कोड को लिखने का तरीका या कुछ वो चेंजेस हो जाते हैं, ऐसा होता है? नहीं नहीं नहीं, वर्जन 1 पॉइंट से वो 2 पॉइंट आने का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ एड अप हुआ है, कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं या कुछ मॉडिफाई हुए हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं लिनक्स 6 यूज कर रहा था और मैंने लिनक्स 7 यूज कर लिया, तो लिनक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो चेंज थोड़ी ना हो जाता, उसमें कुछ फीचर ऐड हो जाते हैं। लेकिन पवन, जहाँ पे हम स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं, जो मेरा मतलब एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है, जो आप कह रहे हो वो सही है 99%, बट 1% कई बारी उसमें लैंग्वेज में चेंज, कई बारी फॉर एग्जांपल पाइथन की आप बात करो, जैसे पाइथन 2.x वर्जन भी आते हैं और 3.x वर्जन भी आते हैं। अब पाइथन 2.x अगर आपने इंस्टॉल करी है, उसमें आपने अगर कोई आउटपुट प्रिंट करनी है तो उसकी कमांड में और 3.x में अगर कोई यार कुछ आउटपुट भी प्रिंट चेंज हो करनी है, कोड थोड़ा सा में, डिफरेंस है। कोड में कोई भी कुछ भी चेंज करे, उससे तो हमें जो चाहिए वो हम अगर यूज करें तो सबसे पहले तो हम टेस्ट ही करेंगे लैब में। तो बिना टेस्ट किए हुए आपको पता कैसे चलेगा कि हमको यूज करना है कि नहीं यूज करना है? अगर उसने कुछ चेंज कर भी दिया है तो अगेन आपको फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। बिना टेस्ट किए तो अपने मैं उसी इन्वायरमेंट को डिप्लॉय उस करोगे नहीं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि हम्म, मतलब इन वेरी रेयर केस सिनेरियो कई बारी कोड में चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं। तो आंसर गगन्स क्वेश्चन, कई बारी होते हैं, बट 99% चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं होते। राइट। तो गगन, इस पे आप प्री जस्टिफाई नहीं कर सकते बिना टेस्ट किए हुए। मतलब आप अगर डेवऑप्स में Okay. हो या किसी भी इंफ्रा में हो, अगर आप बाहर से कोई चीजें उठा रहे हो तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। या ऐसा कोई थीम मार्क नहीं है जिसको आप देख के पता लगा सकते हो कि इसको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगेन यू हैव टू गो फॉर द टेस्टिंग फेज। ठीक है, ठीक है। ओके, आते हैं वापस। तो ये हमारा वर्जन कंट्रोल था, और इसमें मैंने आपको जो कुछ भी बोला है वो चीजें यहाँ पे लिखी हैं, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। तो वर्जन कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग चेंजेस टू डॉक्यूमेंट्स, कोड, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स etc। ठीक है, it is repository of files। It helps large projects from going out of control by letting individual programmers, writers और project manager। तो ये सारी चीजें हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अगर आपसे पूछे कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है, तो it is not equal to branching or something else। It is something that you are tracking everything that whatever change is being happened। ठीक है, अगर आपको पुराने डेट में जाना है तो यू कैन गो बैक टू योर ओल्ड डेट। इफ यू वांट टू कम बैक एनी प्रायर डेट ऑफ द कोड, आप वहां पे भी स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो स्विच ऑफ कैसे करते हैं वो हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, स्विच कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आज से 10 दिन में 10 चेंजेस किए हैं और आई नीड टू गो बैक फॉर 5 days बैक, then what you can do, you can also switch it off because of the version control feature। ठीक है, स्विच टू अनदर ब्रांच यू मीन? it's not a branch, it's commit, we call it commit। कमिट। अच्छा, commit। कमिट। तो आप पुराने, जैसे हम जितनी बार भी कोड को पुश करते हैं वो एक नया कमिट क्रिएट करता है। तो हमें अपने पुराने कमिट में जाना है, यानी कि पुराने कमिट का मतलब, जाने का मतलब हुआ कि हमारी पुरानी चीजें मिल जाएंगी मुझे, या जो कोड मैंने लिखा था आज से 5 दिन पहले वो दिख जाएंगे मुझे। तो यू कैन गो बैक टू दैट कमिट। ओके, ठीक है गौरव, क्लियर है? आप बेसिकली AWS के रेफरेंस में कह रहे हो क्या ये कमिट? ये गिट के रेफरेंस में भी इसको कमिट ही कहते हैं? देखो गिट, जहां देखो मैंने बोला गिट एक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट यूज करने का जो टेक्नोलॉजी है वो है गिट भी है इटसेल्फ, एंड देन बिट बकेट है, गिटहब है, AWS में कोड कमिट है, परफोर्स है। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी है जो इस फीचर्स को यूज करती है। पवन, ये जो गिट में ओल्ड कमिट्स जो हम लोग रखते हैं वो कितने दिन का, कोई ड्यूरेशन भी स्पेसिफाइड होता है कितने दिन तक हम लोग रिवर्ट बैक कर सकते हैं? नहीं, ये कोई ड्यूरेशन ऐसे लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे। जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, मुझे अगर 1 साल पहले भी जाना होता है, 2 साल पहले भी जाना होता है, अगर 2 साल से चल रहे हैं तो मैं 2 साल पहले जा सकता हूँ। आपको लेकिन पता होना चाहिए कि आपका 2 साल पहले क्या था, और वहां पे हम उसका कमिट क्या था, डेट क्या था। कमिट आईडी के थ्रू ना?
इसलिए हम लोग अब कभी भी अगर आपने गिट पे थोड़ा बहुत भी काम किया होगा तो गिट पे आप क्या करते हो, मैसेज देते हो। मैसेज जब आप कमिट कर रहे हो तो मैसेज देते हो। तो ये मैसेज एक स्पेसिफिक मैसेजेस होते हैं जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उसको सर्च कर सकते हो और सर्च करके वहां पे जा सकते हो। तो मैसेज का स्टैंडर्डाइजेशन किसी कंपनी में स्पेसिफिकली या डेट वाइज होता है या फिर क्या किया है या कुछ देखो भी मेरी कंपनी में है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो वो स्टैंडर्ड अगर फॉलो किसी ने कमिट किया है, मैसेज डाल के करेगा तभी कमिट होगा, नहीं तो कमिट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ मैं जैसे हम लोग सबको एक टास्क दे देते हैं तो हम लोग जीरा टिकट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जीरा टिकट में एक जीरा टिकट आईडी होती है, करेक्ट। तो हम आईडी के बेसिस पे उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो वो आईडी दे दी और हमने एक मैसेज दे दिया किस फाइल को हमने चेंज किया, उसके बाद हमने उसके बाद कुछ भी लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं। तो अगर हमें ट्रैक करनी है तो हम जीरा टिकट आईडी से सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद जो भी लिस्ट आती है उस लिस्ट में से जो हमें पिक करना होता है हम पिक करके उसको कमिट को स्विच बैक कर लेते हैं। ओके ओके, क्लियर है सबको? गगन, हरदीप, गगन ठीक है? हाँ जी, ठीक है। क्लियर है। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे थे और कल भी मैंने बताया था कुछ एग्जांपल्स। तो गिट कोड कमिट, गूगल कोड, बिट बकेट, उसके बाद गिट लैब होता है, गिट हब होता है। ये सारे जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं बट yesterday I have talked about all those, ठीक है। तो ये आपका वर्जन कंट्रोल है। I hope you don't have any doubts in version controls. So let's move to the next page. Okay, now we are going to talk about Git. What is Git? It is so जैसे कि अभी हरदीप बोल रहे थे कि Git जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स है। सो देखो Git डिस्ट्रीब्यूटेड रिवीजन कंट्रोल एंड सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्यों बोलते हैं यहाँ पे? एनी आइडिया, मतलब इस नाम से कुछ अगर आप एक्सप्लेन कर सको कोई भी। so actually जो कोड है that is when it is written, है ना, तो उसको we keep it in different places so that अगर मान लो एक चीज डाउन होती है तो we can get the code from another place. करेक्ट। एनी आइडिया, एनी अदर आइडिया हरदीप? तो गिट के अंदर फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं काम कर रहा हूँ, गगन काम कर रहा है, सो बेसिकली वी डाउनलोड अ लोकल कॉपी ऑफ दैट कोड ऑन आवर सिस्टम एंड व्हेन वी डू अ पुल फ्रॉम GitHub फॉर एग्जांपल, जैसे हम अगर GitHub यूज कर रहे हैं, सो इट विल डाउनलोड द एंटायर कोड और अ पर्टिकुलर ब्रांच वी आर रेफरेंसिंग, ठीक है, वो पूरी की पूरी कर लेगा विद ऑल इट्स कमिट्स एंड एवरीथिंग। बट अगर हम सेंट्रलाइज की बात करें, मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सेंट्रलाइज इज सिटिंग एट वन सर्वर and whatever we are doing, we are directly interacting with our server, with that server and committing the code to that server directly. तो बेसिकली जो हमारे एंड के ऊपर लोकली इतना कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं रहती सेंट्रलाइज के केस में। करेक्ट, ठीक है। तो सेम अंडरस्टैंडिंग है गौरव, राइट? या ओके, सो देखो मैं थोड़ा सा ऐड अप करना चाहूंगा यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड रिवीजन कंट्रोल का मतलब होता है कि मल्टीपल कॉपीज ऑन मल्टीपल प्लेसेस। तो यहाँ पे गिट के सर्वर का कोई ज्यादा रोल नहीं होता। अगर किसी भी चीज अगर हम मान लेते हैं हमारा कोड लॉस हो गया और हमने हमारे पास बैकअप की जरूरत है, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द बैकअप बिकॉज वी हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ आवर कोड इन मल्टीपल प्लेसेस। तो अगर हमारे पास 4 डेवलपर्स हैं तो वी विल हैव 4 कॉपीज। मे भी थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, मे भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा, बट वी हैव अ 4 कॉपी। तो इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड रिवीजन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। और इसका बेनिफिट ये होता है कि आप इसमें ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। ऑफलाइन एक ऑनलाइन होता है, एक ऑफलाइन होता है। तो ऑनलाइन का मतलब होता है कि आपने कुछ भी फाइल को पे काम करना शुरू किया है, 2 डेवलपर ने काम करना शुरू किया है, तो वो दोनों कमिट करके जाएंगे। मतलब जो चेंजेस हुए हैं वो पहले आप कमिट करो, सर्वर पे पुश करो, फिर वहां से निकलो। नहीं तो अगर आप मान लेते हैं कल के डेट में फिर से आपने चेंज करना स्टार्ट कर दिया और उससे पहले किसी तीसरे डेवलपर ने कुछ चेंज करके उसमें मॉडिफाई कर दिया, तो ये पंगा हो जाता है, मर्ज करने में पंगा हो जाता है वहां पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन सिस्टम, जो कि पहले SVN सपोर्ट करता था, SVN सबवर्जन। लेकिन गिट जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रिवीजन कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें क्या होता है ऑफलाइन काम कर सकते हैं। आप कोड लो, घर चले जाओ एक 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए और काम करते रहो। बीच में कुछ भी चेंजेस हुए हैं उससे कोई हमें मतलब नहीं है। जब हम यहाँ पे आते हैं वापस, तो हमारे पास गिट मर्जिंग कॉन्सेप्ट्स हैं गिट के अंदर, जिसके थ्रू आप
जो पुराने जो नए चेंजेस हुए हैं, जो जो उस बीच किसी बंदे ने चेंजेस किए हैं, तो उसको भी हम आप पिक कर सकते हैं और आप अपने चेंजेस को भी उसमें मर्ज करके पिक करके उसको आप होस्टिंग मतलब अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेनिफिट है गिट डिस्ट्रीब्यूटेड रिवीजन कंट्रोल सिस्टम्स का। पवन, मर्जिंग के बारे में मेरे क्वेश्चन है, तो हम मर्जिंग को और डिटेल में कवर करेंगे? हाँ करेंगे, सब करेंगे, गिट पढ़ रहे हैं, सब करेंगे। अभी तो हम लोग गिट समझ ही रहे हैं, अभी तो अभी शुरू ही नहीं किया हमने। ठीक है, तो इट वर्क्स, गिट यूजर इंटरफेस इज फेयरली सिमिलर टू अदर VCS यानी वर्जन कंट्रोल सिस्टम. Git stores and thinks about information is a very different way, and understanding these differences will help you avoid becoming confused while using it. तो वही जो हम बात कर रहे थे कमिट वाली चीजें, वो अभी हम बात करने वाले हैं। तो जो हमारा गिट है वो डेटा को स्टोर करता है बट इन अ डिफरेंट वे। तो वो कैसे करता है वो चलिए देखते हैं। ये distributed version control system client not only check out the latest snapshot the directory but they also fully mirror the repository। यानी कि जो repository पहले से थी उस repository पे अगर हमने कुछ modify किया, कुछ push करते हैं, तो वो क्या करता है, पुराने वाले का जो हम push कर रहे हैं वो तो नया हो गया, जो उससे पुराना था उसका एक snapshot ले लेता है। तो ये एक repository की एक फाइल का snapshot यानी बैकअप नहीं लेता, ये पूरा रेपोजिटरी का ही स्नैपशॉट ले लेता है। जैसे मान लेते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे इमेजेस, जो रेपोजिटरी की बात कर रहे थे उसमें कोड की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे जो हम ये कोड की बात कर रहे थे, तो ये हमारी रेपोजिटरी हुई। तो इसमें अगर हमने ये फाइल ऐड किया तो ये न्यू फाइल हो गया। तो इससे पहले जो भी फाइल थे इसको हटा के जो भी फाइल थे इसका स्नैपशॉट लेके रखता है। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल क्या करता है, वो जो भी डेटा आप पुश करोगे तो पुराने जो रिपोजिटरी है तो उसका जो फुल्ली मिरर द रिपोजिटरी, तो उसका पूरा रिपोजिटरी का पूरा डेटा इसको एक्सेप्ट दिस, इट विल टेक अ स्नैपशॉट और जो इसने ऐड हुआ है इसको फिर ऐड कर देगा। यानी कि जो पुराना था, जो हम बोल रहे थे कि पुराने कमिट में चले जाएंगे, तो ये इसी वजह से चले जाएंगे क्योंकि ये जो डेटा हमने ऐड किया था या कुछ ऐड कर रहे थे या जो पुराना था उसकी एक कंप्लीट कॉपी बनी होती है, तो इसलिए रिट्रीव करने में हमें बहुत आसानी होती है। If the server goes down, then the repository from any client can be copied back to the server to restore. जैसे मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूटर का बेनिफिट है कि डेटा का बैकअप लेने के में कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसकी जो कॉपी है वो मल्टीपल प्लेसेस पे है, यानी कि अगर 4 डेवलपर हैं तो 4 कॉपीज होंगी। तो हम किसी भी यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी हम क्लाइंट से कॉपी बैक टू सर्वर एंड वी कैन रिस्टोर इट ऑन सर्वर। Every checkout is a fully backup of repository। जो भी हम कमिट करते हैं चेकआउट इन द सेंस कि चेकआउट का मतलब है कि हम सर्वर से अपने लैपटॉप पे ठीक है, तो सर्वर से लैपटॉप पे अगर हम कोई पूरा रिपोजिटरी डाउनलोड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं चेकआउट। ठीक है, क्लियर है गगन? सर्वर से मतलब इवन सर्वर से अगर मैं उस सेंट्रल रिपोजिटरी से अगर कोई पूरा कोड कॉपी कर रहा हूँ, पूरा अगर जैसे मान लेते हैं मैं ये वाला रिपोजिटरी कॉपी कर रहा हूँ, तो हम लोग कॉपी करते हैं ना, ऐसे जैसे कॉपी किया हमने, कॉपी करके अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड चेकआउट। ठीक है, तो हम जब चेकआउट करते हैं तो हम इसकी पूरी रिपोजिटरी बैकअप, मतलब समझो कि बैकअप जो है पूरी तरह से हमारे सिस्टम पे फुल्ली डाउनलोडेड, वी हैव डाउनलोडेड इट। अगर किसी भी तरीके से इसको हमने डिलीट कर दिया, इफ यू वांट टू रिस्टोर इट बैक, वी कैन रिस्टोर फ्रॉम आवर सिस्टम। ठीक है गगन, सॉरी पवन, जो चेकआउट होता है, चेकआउट तो हम मतलब अगर मैंने अपने सिस्टम के ऊपर रिपोजिटरी पूरी पुल कर ली है फॉर एग्जांपल, तो मैं अपने लोकल कॉपी में किसी ब्रांच को चेकआउट करूंगा या सेंट्रलाइज्ड को चेकआउट कर दूंगा? इट डिपेंड्स ऑन यू। आपको अगर आप जनरली ऐसे करते हो चेकआउट, तो इट विल बी टेकिंग बैकअप ऑफ योर मास्टर ब्रांच। और अगर आपने वहां पे ब्रांच स्पेसिफाई कर दिया कि वी वांट टू गो फॉर दिस स्पेसिफिक ब्रांच, इट विल टेक ओनली दैट ब्रांच बैकअप, नॉट ऑल। पुल और चेकआउट में फर्क क्या हुआ? द पुल इज, जैसे मान लेते हैं मैं अभी बात कर रहा था कि ये मेरी रिपोजिटरी है, ठीक है, ये आपके पास पहले से पड़ी अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर रखा है ना,
तो इसमें अगर किसी ने instance.tf फाइल ऐड कर दिया और ये फाइल आपको चाहिए अपने सिस्टम पे, तो हम सिस्टम पे पुल करते हैं। हाँ जी, और ठीक है। अगर हमें ये पूरा चाहिए तो हम चेकआउट करते हैं। ठीक है। यानी कि हमें चेंज चाहिए, सिर्फ मॉडिफिकेशन पहले से मेरे पास है, इसकी कॉपी है मेरे पास, बट मुझे कुछ चेंजेस हुए हैं, मुझे नहीं पता क्या चेंज हुए हैं। अगर मुझे उसको डाउनलोड करना है तो आई विल गो फॉर पुल। इफ आई नीड टू डाउनलोड कंप्लीट रिपोजिटरी देन आई विल गो फॉर चेकआउट, एंड वी आल्सो कॉल इट क्लोन। चेकआउट को हम क्लोन भी बोलते हैं। क्लोनिंग और चेकआउट दोनों एक ही चीज है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। एंड ये देखो यहाँ पे भी मास्टर ब्रांच है, अभी कोई ब्रांच नहीं है यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है। तो अगर हम सिंपली अगर इसको क्लोन करते हैं तो इट विल बी चेकिंग आउट द मास्टर ब्रांच ओनली। ये आपके अदर ब्रांचेस को वो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको अगर कोई और ब्रांच चेकआउट करना है, यानी कि अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे ब्रांच स्पेसिफाई करना पड़ेगा कमांड में। वो हम देखेंगे आगे कैसे कैसे करते हैं। ठीक है। और जैसा कि मैंने बात की अभी, गेट थिंग्स ऑफ इट्स डेटा मोर लाइक अ सीरीज ऑफ स्नैपशॉट। तो जितनी बार भी आप चेंज करोगे उतनी बार स्नैपशॉट लेगा ये। एवरी टाइम यू कमिट और सेव द स्टेट ऑफ योर प्रोजेक्ट, गिट बेसिकली टेक्स अ पिक्चर ऑफ व्हाट ऑल योर फाइल्स look like at the time and stores a reference to the snapshot। यानी कि जितनी बार भी आप कमिट करोगे, जैसे मैंने बोला आपको, उतनी बार वो स्नैपशॉट क्रिएट करेगा। तो चलिए देखते हैं। ये मेरा फर्स्ट कमिट है। फॉर एग्जांपल मेरा ये वर्जन 1 है और इसमें फाइल ABC एडेड थे। ठीक है, एक सेकेंड। तो पवन, मेरा एक हर चीज की एक लिमिट होती है, मतलब बैक स्नैपशॉट्स की या बैकअप्स की लिमिट होती है। सॉरी, तो गिटहब क्या अनलिमिटेड स्नैपशॉट्स एंड बैकअप के लिए वो देता है क्या? क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ। जैसे हर एक स्नैपशॉट की लिमिट है, मतलब एक सर्वर की एक लिमिट होगी ना, ये भी तो एक सर्वर पे चल रहा होगा सब कुछ। नहीं, कुछ लिमिट नहीं है दोस्त। स्नैपशॉट अगर गिट है तो कोई लिमिट नहीं है। स्नैपशॉट का मतलब हो गया कि जो मेरी जैसे मान लेते हैं ये मेरी रिपोजिटरी है, इस रिपोजिटरी का अगर इसमें कुछ भी चेंज करूंगा उससे एक स्नैपशॉट लेकर रख लेगा अपने सिस्टम पे। दैट्स इट। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि स्नैपशॉट लिए, मान लो 2-3 साल से स्नैपशॉट चल रहा है, तो वो मतलब ऐसा नहीं है उसकी कोई लिमिट तो नहीं होती गिट में? नहीं, लिमिट नहीं, इससे ज्यादा लिमिट नहीं होती। इसका काम ही यही है, तो लिमिट क्या करेगा ये। इसमें कहीं भी डिस्क्रिप्शन में ये नहीं बोला कि ये फीचर ऐड कर सकते हो। अगर फीचर ऐड करने वाली बात होती है तो वहां पे लिमिटेशन होती है, लेकिन जो फीचर जो पेरेंट फीचर होता है वो पेरेंट फीचर में कुछ लिमिटेशन नहीं होती। तो ये इसका पेरेंट फीचर है, क्योंकि ये डेटा उसी हिसाब से सोचता है। जो डेटा आएगा उसका स्नैपशॉट ले लूंगा, जो डेटा आएगा उसका स्नैपशॉट, उसका काम ही यही है। तो इट शुड नॉट बी एनी लिमिटेशंस। ठीक है गगन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे आपने जो स्क्रीन है, फॉर एग्जांपल आपने शुरुआत किया एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना एंड देन आपने उसके बाद कमिट किया फॉर एग्जांपल, तो उसने एक स्नैपशॉट ले लिया उस टाइम पे गिट ने। फिर आपने कुछ और चेंजेस किए, फिर दूसरा कमिट किया, ठीक है, दूसरा स्नैपशॉट हो गया, ऐसे करके आपके 4-5 स्नैपशॉट हो गए। तो आर दी स्नैपशॉट्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर? लेट्स से स्नैपशॉट जो 1 है सबसे पहले लिया था, इन केस समथिंग गोज रॉन्ग जस्ट विद लिंक्ड दैट, लिंक्ड होते हैं सब सारे लिंक, मतलब इंक्रीमेंटल होता है एक तरीके से। हाँ, लिंक्ड होते हैं सारे। अच्छा, सो दीज, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं मैंने फर्स्ट टाइम एक रिपोजिटरी क्रिएट करी। ये मान लेते हैं कि मेरी एक रिपोजिटरी है और इसमें मैंने फाइल ABC ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा वर्जन 1 हो गया। अब जैसे ही इसमें हमने B फाइल में कुछ चेंजेस किए, फॉर एग्जांपल B फाइल में चेंजेस किए, तो इट विल टेक अ स्नैपशॉट ऑफ ऑल and now it's going to modify B and it will also move everything to version 2। तो ये वर्जन 1 एक कॉपी हो गई। और जैसे ही इसने B में मॉडिफिकेशन किया, क्योंकि सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे A1 में और C1 में मॉडिफिकेशन किया, तो इसने क्या किया कि A1 और C1 को तो वर्जन 2 में कन्वर्ट किया ही किया, और B की सेम कॉपी उसने उठा के वर्जन 2 में कॉपी कर दी। यानी एक कॉपी ये हो गई। और जैसे इसमें हमने A में और C में चेंजेस किए और इसको कमिट किया, तो वर्जन 2 बन गया, और वर्जन 2 में A1 आ गया, C1 आ गया,
और बी की ओरिजिनल कॉपी यहाँ पे आ गई। तो ये हमारा वर्जन 2 हो गया। क्लियर है गाइस? मतलब बी का वर्जन 0.1 ही दिखाएगा, हाँ। ए और सी का 0.2 दिखाएगा। हाँ 1, क्योंकि ये मॉडिफाई हुए हैं तो ये मॉडिफाई हुआ है, लेकिन जो तो वही मैं बोल रहा था कि पुराने फाइल को वो छोड़ता नहीं है, जो भी चेंजेस हुए वो तो लेता ही लेता है, साथ में पूरा जो नई जो अनचेंज फाइल है उसको भी पिक करता है और उसको वर्जन 2 में डाल देगा। नेक्स्ट टाइम जैसे ही हम पुश करेंगे फिर से वर्जन कुछ चेंजेस किया हमने, जैसे हमने इसमें C2 में चेंज किया फॉर एग्जांपल, तो ये C2 का वर्जन 3 क्रिएट कर देगा और जो पुरानी फाइल थी उसको पिक कर, मतलब यहाँ से पिक करता रहेगा। ये पिक किया, फिर अगर नेक्स्ट टाइम क्रिएट किया तो फिर इसने A2 को चेंजेस किए और B में चेंज किए, तो ये यहाँ से पिक करेगा और ये पुरानी फाइल यहाँ पे ऐड कर देगा। तो इस तरह से ये वर्जन ऐड हो रहे हैं। तो जैसे ही अगर मान लेते हैं मुझे वर्जन 1 पे जाना था तो मैं सीधा वर्जन 1 पे जंप मारूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा, तो ये जो फाइल A B C जो ओरिजिनल फाइल थी वो मुझे अगर चाहिए तो मैं यहाँ से इसको पिक कर सकता हूँ फाइल को। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए पवन, तो एवरी टाइम यू आर डूइंग अ कमिट, जैसे वर्जन तो तभी चेंज हो रहा है ना जब हम कमिट कर रहे हैं। करेक्ट। तो एक तरीके से उसकी पूरी रेपोजिटरी की अलग कॉपी बनी जा रही है। हाँ, तो वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा था कि टेक अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर डेटा इन अ नेक्स्ट वर्जन। अच्छा, ठीक है, तो ये वर्जनिंग कर रहा है। क्लियर है गौरव? मैं ये पूछ रहा था, फॉर एग्जांपल यदि किसी ब्रांच में हम ये कमिट कर रहे हैं और इन केस यदि हमने एक्चुअली फ्यूचर में यदि वो ब्रांच डिलीट कर दिया, एंड इज इट पॉसिबल टू गेट दैट ओल्ड थिंग और ओल्ड वर्जन बैक ब्रांच डिलीट होने के बाद? क्या पॉसिबल है? देखो वो दो तरीके हैं इसमें। ये डिपेंड करता है कि आपने मर्जिंग, क्योंकि आप मर्ज करते हो राइट, आपने ब्रांच क्रिएट किया, उसमें कुछ चेंजेस किए और आपने मर्ज करके किसी और ब्रांच में डाल दिया वो चेंजेस, और उसके बाद आपने ब्रांच को डिलीट कर दिया, करेक्ट, और फिर उसको रिट्रीव करना चाहते हो, यही क्वेश्चन है ना? हाँ, लगभग कुछ ऐसे। हाँ, तो ये इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है कि दो तरीके हैं। एक तरीके अगर आपने हिस्ट्री, देखो जो हिस्ट्री, ये जो वर्जनिंग है ये दैट्स कॉल्ड अ हिस्ट्री। अगर आपने मर्जिंग की है विथ हिस्ट्री देन यू कैन रिस्टोर इट बैक। इफ यू हैव नॉट मर्ज्ड इट विथ हिस्ट्री देन यू कैन नॉट रिस्टोर इट बैक। समझ में आया गौरव? ओके ओके। हाँ, अगर आपने ऑप्शन कहाँ पे आता है, मर्ज विद हिस्ट्री? जब हम मर्जिंग पे काम करेंगे तब देखेंगे इसको। अच्छा, देखो मर्जिंग दो तरीके से होती है, एक मर्जिंग होती है, एक रिबेस होता है। तो अगर आप मर्जिंग से करते हो, रिबेस से करते हो, तो उसमें क्या डिफरेंस है, कौन हिस्ट्री लेके जाता है कौन नहीं लेके जाता, तो उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि नियर बाय जो भी ऑपरेशन हम लोग करते हैं वो लोकली ही होता है, सर्वर से कुछ हमारा कनेक्शन होता है। एक बार जब हम चेकआउट कर लेते हैं, कुछ भी काम करते हैं वो लोकल ही करते हैं, तो हमें सर्वर से कोई मतलब होता नहीं जब तक हम उसको कमिट नहीं कर देते सर्वर पे। तो दैट इज कॉल्ड, ये फीचर्स हैं जो अगर आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में या कुछ तो आप इसको बता सकते हो। तो मोस्ट ऑपरेशन इन गेट नीड ओनली लोकल फाइल्स एंड रिसोर्सेज टू ऑपरेट, तो उसको सर्वर से कोई मतलब नहीं है। जनरली नो इन्फॉर्मेशन इज नीडेड फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन योर नेटवर्क। गिट हैज इंटीग्रिटी, ये समझिए इंटीग्रिटी क्या होता है। तो एवरीथिंग इन गिट इज चेक सम्ड बिफोर इट इज स्टोर्ड एंड इज देन रेफर्ड टू बाय दैट चेकसम। जैसे कि आप जैसे हरदीप अभी बोल रहे थे कि इंक्रीमेंटल मूवमेंट होता है आगे की तरफ, तो वो चेकसम क्या होता है, एक तरह से हैशिंग की होती है। जब भी आप नया कमिट करते हो उसका एक चेकसम क्रिएट होता है। चेकसम का मतलब होता है हैश की क्रिएट होती है, वो मैं दिखाऊंगा अभी, ये सारी चीजें दिखाऊंगा आपको मैं। तो चेकसम क्रिएट जब भी आप गिट में कुछ चीजें ऐड करते हो तो दैट एड्स विद चेकसम को हम लोग बेसिकली हैशिंग की बोलते हैं। दिस मीन्स it's impossible to change the content of any files or directory without Git knowing about it. अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो पुराने फाइल्स में, अगर उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो उसमें आप जब तक गिट को बताओगे नहीं तब तक वो चेंज नहीं हो सकता, और जैसे ही गिट को पता चलेगा उसका एक स्नैपशॉट क्रिएट कर लेगा। तो एनी हाउ बाय एनी चेंजेस वी विल हैव ऑल डेटा व्हाट एवर वी आर डूइंग ऑन गिट। चाहे अगर हमने इसको डिलीट कर दिया मैनुअली तो भी हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, अगर हमने डिलीट कुछ मॉडिफाई कर दिया फिर भी हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। इन एनी सिचुएशन वी कैन रिस्टोर आवर डेटा व्हाट एवर वी हैव डन चेंजेस इन आवर गेट। अगर हमने उसको डिलीट भी कर दिया है, अगेन अगर हमने मैनुअली उसको डिलीट कर दिया सर्वर से भी अपने लोकल सिस्टम से भी, अगर मैंने उसको डिलीट कर दिया है
तो मैं उसको रिस्टोर कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। This functionality is built into Git at the lowest levels and it's integral to this philosophy. You cannot lose information in transit or get file corruption without Git being able to detect it. Again मैंने वही बोला कि आपका फाइल किसी भी कंडीशन में, चाहे वो करप्ट हो जाए, चाहे डिलीट हो जाए, किसी भी कंडीशन में यू आर नॉट गोइंग टू लूज योर डेटा और कोड और फाइल. दैट इज कॉल्ड गिट हैज इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि इन एनी सिचुएशन यू आर नॉट गोइंग टू लूज योर डेटा. दैट्स इट. नेक्स्ट है गिट जनरली ओनली एड्स डेटा. जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि अभी हरदीप ने एड ऑन किया था कि इंक्रीमेंटल बैकअप होता है. तो जनरली क्या करता है गिट, जैसे कि हमने अभी वर्जन में भी देखा था, वर्जन 1, 2, 3 में, तो वो सिर्फ उसमें डेटा ऐड करता चला जाता है. तो व्हेन यू डू एक्शन इन गिट नियर बाई ऑल देम ओनली ऐड डेटा टू द गिट डेटाबेसेस. तो ऐड करता है यहाँ पे, कुछ डिलीट नहीं करता. चाहे आप डिलीट भी करते हो ना, आप ऐसा लगता है कि आप डिलीट कर रहे हो, तो आप डिलीट नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली डेटा ऐड कर रहे हो. तो इट ओनली अंडरस्टैंड दैट यू आर एडिंग द डेटा इनटू द गिट डेटाबेस. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट ऐड, ठीक है. इट इज हार्ड टू गेट the system to do anything that is not undoable or to make it erase data in any way. So you cannot do or erase your data anyway. It is possible to undo whatever you have deleted. You can restore it back, so you don't have to worry about the data loss. So इसलिए ये बोलता है कि generally only adds data, ना तो delete करता है ना कुछ और करता है, ठीक है, ऐड करता है. तो इस तरह से ये बेनिफिट हो जाता है कि आप एनी हाउ यू आर नॉट गोइंग टू लूज योर डेटा अगेन. 3 स्टेट्स. देखो डेटा जो गिट है वो 3 स्टेट्स में काम करते हैं. तो 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? एक तो है आपका कमिटेड, मॉडिफाइड एंड स्टेज्ड. कमिटेड मॉडिफाइड स्टेज में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू आगे समझाऊंगा, बट फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ लीजिए. कमिटेड मीन्स दैट द डेटा इज सेफली स्टोर्ड इन योर लोकल डेटाबेस. तो जब भी आप कमिट करते हो तो आपका डेटा क्या है, लोकल लैपटॉप पे ही रहेगा, अभी सर्वर पर नहीं गया है. तो इसको हम लोग कमिटेड एरिया बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद आता है मॉडिफाइड एरिया. जब आप पुश करते हो तो जैसे ही वो पुश करते हो तो कमिट को उठा के पुश करते हो, जैसे पुश करते हो तो कमिट का डेटा उठाएगा और सर्वर पे डाल देगा. तो यानी कि मॉडिफाई मीन्स दैट यू हैव चेंज द फाइल बट नॉट कमिटेड इट टू योर डेटाबेस येट. यानी कि आपने मॉडिफाई किया है बट आपने ये आपने सिस्टम में अभी जो गिट का डेटाबेस है उसमें अभी आपने ऐड नहीं किया है, आपने सिर्फ फाइल को चेंज किया है. तो ये उसके लिए हमें ऐड करना पड़ता है. तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा. तो जब मैं कमांड चलाऊंगा तो कौन कमांड ऐड कर रहा है, कौन कमांड कमिट कर रहा है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा. और आता है स्टेज मीन दैट यू हैव मार्क्ड अ मॉडिफाइड फाइल इन इट्स करंट वर्जन टू गो इनटू योर्स. यानी कि स्टेज का मतलब है कि आपने उस फाइल को ये बोला है कि भाई अब आप स्टेज हो और आप सर्वर पे जाने के लिए तैयार हो, रेडी हो. तो कमिटेड का मतलब है आपने डेटाबेस में, इस लोकल डेटाबेस में आपने इसको सेफली स्टोर कर दिया है. उसके बाद मॉडिफाई का मतलब है आपने सिर्फ डेटा फाइल को अपडेट किया है, मॉडिफाई किया है. और स्टेज का मतलब है कि उस फाइल को आपने मार्क कर दिया है कि ये फाइल अब सर्वर पे जाने लायक बन चुका है, ठीक है. और इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो और समझ में आएगा आपको. देखो ये वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कमिटेड, मॉडिफाइड और स्टेज. ये गिट है और ये आपका मान लेते हैं सर्वर है, आपका गिट रिपोजिटरी आपका सर्वर है. फॉर एग्जांपल मैं गिट हब को अपना सर्वर मानता हूँ और वहां पे मेरी रिपोजिटरी पड़ी है. और ये स्टेजिंग एरिया है और ये वर्किंग एरिया है. तो वर्किंग एरिया आपका लैपटॉप हो गया, स्टेजिंग एरिया हो गया. स्टेजिंग एरिया भी आपके लैपटॉप पे ही होता है बट ये सर्वर और आपके लैपटॉप का बीच का एरिया है. इस डेटा को आप जनरली देख सकते हो, जब आपने डेटा को स्टेजिंग एरिया में भेज दिया तो वो डेटा इट्स मार्क्ड टू गो ऑन गिट सर्वर. सो दिस डेटा कैन नॉट बी व्यू जनरली बाय योर आईज. आप उसको देखना चाहते हो तो वो हम बोल सकते हो कि वो हिडन फाइल हो गया. और उस फाइल को स्टेजिंग एरिया का मतलब हो गया कि इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन है जो गिट सर्वर पे जाने लायक बनाती है. तो इंफॉर्मेशन क्या होगा, गिट सर्वर का यूआरएल होगा, गिट सर्वर का ब्रांच होगा, गिट सर्वर का कौन सा वर्जन है वो होगा. यानी कि इट विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन व्हाट इट इज रिक्वायर्ड टू जंप ऑन टू द गिट सर्वर. ठीक है गगन? हाँ जी.
ठीक है, तो वर्किंग डायरेक्टरी जब भी आपको बोलता है कि गिट में व्हाट इज वर्किंग डायरेक्टरी, इट मींस योर लैपटॉप, इट्स अ लोकल स्पेस वेयर यू आर वर्किंग ऑन गिट रेपोजिटरी डेटा। तो ये आपका लोकल सिस्टम हो गया। और स्टेजिंग का मतलब है कि जो भी डेटा आपने मॉडिफाई किया है, यू हैव मार्क्ड द डेटा टू फ्लाई ऑन टू गिट रेपोजिटरी पे फ्लाई करना है इसको अब। और गिट सर्वर का मतलब है कि यहाँ पे आपका डेटा सर्वर सेंट्रल लोकेशन पे आ चुका है। तो अगेन मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, इट्स अ कोड, इट्स अ यूजर लैपटॉप, एंड यहाँ से आपने कोड चेकआउट किया, जो मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो जो भी रिपोजिट, अगर आप ये नया डेवलपर आया अपना लैपटॉप लेके, उसको इस कोड पे काम करना है, तो उसने फर्स्ट टाइम किया चेकआउट। तो जब वो चेकआउट किया तो यहाँ का जितना भी डेटा था वो सब डाउनलोड हो गया उसके लोकल लैपटॉप पे। उसके बाद उसने कुछ चेंजेस किए और उसको मार्क कर दिया कि हाँ ये इट्स रेडी टू बी अ स्टेज फिक्स। उसके बाद यहाँ से जब स्टेज एरिया में वो डेटा आ गया तो यहाँ से पुश कर दिया गया। पुश करने के बाद वो डेटा कमिट कर दिया हमने, तो कमिट करके हमारा रिपोजिटरी सर्वर पे आ चुका है। तो दैट इज कॉल्ड अ ट्री, वर्क ट्री, सर्वर, स्टेजिंग एरिया, वर्क डायरेक्टरी। तो ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इट्स फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस। you will be asked to differentiate in between working area, staging area and git repository area। तो स्टेजिंग एरिया, वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो आपका लैपटॉप का एरिया है। तो वर्किंग डायरेक्टरी में जिसमें आप देख सकते हो डेटा, जब आपने उस डेटा को ऐड कर दिया तो वो डेटा इट्स रेडी टू फ्लाई ऑन गिट सर्वर, और उसके बाद वहां से कमिट किया तो वो डेटा आपके गिट रेपोजिटरी सर्वर पे आ चुका है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस वर्कफ्लो, गिट वर्कफ्लो? हरदीप, गौरव? आई थिंक क्लियर है। इसको थोड़ा और समझ में आए, जब प्रैक्टिकल करोगे यू विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट ऑल्सो। ठीक है हरदीप, गौरव? ठीक है। ठीक है, तो यू विल गो थ्रू इट। अच्छा, ये जो पवन, आपका जो स्टेजिंग एरिया दैट जैसे हिडन कहते हैं, तो ये आपने अपने आप टर्म दिया है स्टेजिंग एरिया, या इसको कहते हैं स्टेजिंग एरिया? देखो, मैंने समझाने के लिए आपको बोला है। अच्छा। लेकिन स्टेजिंग एरिया जो है वो आपका लैपटॉप का एरिया है, और उस लैपटॉप के एरिया का मतलब हो गया कि आपने डेटा को मार्क कर दिया है। मार्क करने का मतलब होता है कि गिट सर्वर तक देखो, गिट सर्वर पे तो बहुत सारी रिपोजिटरी होंगी, लेकिन वो किस रिपोजिटरी पे जाएगा, किस रिपोजिटरी पे जाएगा और किस ब्रांच में जाएगा, ये इंफॉर्मेशन आपने जब आप फाइल में ऐड कर देते हो, किसी फाइल जो फ्लाई करने वाला है फाइल, उसमें ऐड कर देते हो, तो वो बेसिकली स्टेजिंग एरिया कहलाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो स्टेजिंग एरिया है, जो हम बात कर रहे थे इंक्रीमेंटल बैकअप, वो एक तरीके से इंक्रीमेंटल बैकअप हो गया, बट अभी तक हमने उस तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट करूंगा गिटहब के ऊपर। रेपो का नाम दूंगा मैं रेपो क्लास 1। ठीक है, ये मेरी रिपोजिटरी होंगी। तो चलिए सबसे पहले रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। तो गिटहब पर जब आप लॉगिन करोगे, ये आपका डैशबोर्ड होम पेज होगा, और इस होम पेज पे आप क्लिक करोगे न्यू रिपोजिटरी, न्यू, और ये आपका अकाउंट होगा। जब भी आप गिटहब पे जो भी अकाउंट क्रिएट करोगे, वो अकाउंट इस तरह से डिनोट होता रहेगा, और यहाँ पे आप अपने रिपोजिटरी का नाम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम दे दिया रेपो क्लास 1। ठीक है, तो ये मेरी रिपोजिटरी हो गई। उसके बाद यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो आप इस रिपोजिटरी को आप पब्लिक करना चाहते हो। पब्लिक का मतलब है कि दुनिया में कोई भी बंदा जो गिटहब पे आता है और उसको कोड चाहिए, या आप रिपोजिटरी देखना है, या फिर उसका डेटा आप विजिबल बनाना चाहते हो पब्लिक के लिए, तो आप इसको पब्लिक सेलेक्ट करोगे। अगर आप चाहते हो कि हाँ ये डेटा मेरा प्राइवेट रहे, तो डेटा दोनों दिखेंगे। जनरली पब्लिक वाला सर्च करने से मिल जाता है, लेकिन अगर किसी को जनरली प्राइवेट वाला रिपोजिटरी मिल गया, तो मिलने के बाद वो बंदा उस पर वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता। यानी इन द सेंस कि जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी को आपका डेटा है वो प्राइवेटली रखना चाहते हो रिपोजिटरी, तो आप यहाँ पे प्राइवेट सेलेक्ट कर सकते हो। फ्री अकाउंट में आप 1 या 2 शायद क्रिएट कर सकते हो प्राइवेट रिपोजिटरी, टेस्टिंग अगर करना चाहते हो तो। अदरवाइज प्राइवेट का मतलब यही होता है कि आप उसको
एक्सेस नहीं देना चाहते किसी को, आप इसको प्राइवेट रखना चाहते हो, तो उस तरह की रिपोजिटरी अगर आप क्रिएट करोगे तो ये दिखेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शंस होते हैं जिसको आप ऐड कर सकते हो, तो मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे रिपोजिटरी किस लिए क्रिएट कर रहा हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे रीडमी फाइल ऐड कर सकते हो। दूसरा, गिट इग्नोर, चूज विच फाइल्स नॉट टू ट्रैक। अगर आप चाहते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप रिपोजिटरी में कभी कभी क्या होता है कि पासवर्ड डाल देते हो या सर्टिफिकेट डालना चाहते हो या फिर कुछ ऐसी फाइल डालना चाहते हो जो कि कोई बंदा देख ना सके, ट्रैक ना कर सके, जिस जो ऑनर है सिर्फ वही देख सके, चाहे वो पब्लिक रिपोजिटरी हो या प्राइवेट रिपोजिटरी हो, सिर्फ ऑनर देख सके। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे git ignore फाइल ऐड कर दोगे, और जो भी फाइल को आप नहीं चाहते कि कोई देखे तो उसको आप क्या करोगे, इस git ignore के अंदर उसको आप स्टोर करोगे, फिर वो कोई देख नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये ऐड करना चाहो तो ये ऐड कर लो। उसके बाद इफ़ यू वांट टू ऐड अ लाइसेंस, तो ये बेसिकली तब हम करते हैं जब हम अगर हमारे पास गिटहब का लैब है या किसी कंपनी के लिए हम गिटहब पे काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप ये लाइसेंस ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। बट अभी हम इसको यहाँ पे कोई हम लाइसेंस ऐड नहीं करना चाहते, तो आई विल कीप इट एज इट इज। एंड नाउ ठीक है, ये इग्नोर फाइल भी अभी ऐड नहीं करेंगे, जब हम आगे काम करेंगे तब देखेंगे। मैं अभी रीडमी फाइल ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे एंड क्रिएट रेपोजिटरी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रेपोजिटरी ऐड कर लिया जिसमें अभी एक ही फाइल है readme.md। इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो कि दिस repo is being created for demo class of git। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो, जो फाइल हमने चेंज किया इसको एडिट किया। अब यहाँ पे कमिट मैसेजेस डालना चाहते हो तो कमिट मैसेज डाल दो, अदरवाइज यही मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले होगा एंड देन कमिट। तो ये जो फाइल आपने अभी ऐड की है इसमें कुछ चेंजेस किए थे, वो चेंज कर दिया आपने, वो ऐड कर दिया। अब ये आपकी रिपोजिटरी है और इस रिपोजिटरी को डेवलपर्स काम करना चाहते हैं अपने सिस्टम से लेके। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल दिखाया था कि ये गिट रिपोजिटरी है और यहाँ से डेवलपर काम करना चाहते हैं, तो किसी ने गिटहब पे जाके रिपोजिटरी क्रिएट कर दी और उस रिपोजिटरी पर अब आपको काम करना है। तो आप डेवलपर 2 हो तो आप क्या करोगे, अपने सिस्टम पे यहाँ पे रिपोजिटरी में आओगे और यहाँ पे क्लिक करके इसकी URL कॉपी कर लोगे। तो यहाँ पे दो तरीके से URL है, HTTPS है और SSH है। तो पहले हम HTTPS पे काम करेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे हम SSH पे भी काम करके देखेंगे। इट्स अ मेथड ऑफ एक्सेसिंग योर URL इन HTTPS वे और SSH वे। तो हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में कौन कब यूज़ करना है। फिलहाल अभी हम HTTPS वे में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया URL और मैंने आपको बोला था गिट बैश इंस्टॉल करने के लिए, तो गिट बैश पे जाइए। ये मेरा गिट बैश है। फॉन्ट कहाँ से बढ़ेगा, फॉन्ट टेक्स्ट फॉन्ट। ठीक है, अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं हूँ सी यूजर्स पवन के अंदर। तो मैं डी ड्राइव में चला जाता हूँ PWD। तो मैं कहाँ पे हूँ अभी, डी ड्राइव के अंदर, और डी ड्राइव में मेरी ये सारी फाइल पड़ी हुई है। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, मेक dir डेमो डेवऑप्स क्लास रेपो। ठीक है, मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया और मैं इस फोल्डर के अंदर चला गया। क्लियर है गगन?
गगन? हाँ जी। ठीक है, अब हमें इसको अपने सिस्टम पे लेके आना है, इस रिपोजिटरी को। यहाँ से कॉपी कीजिए यूआरएल, यहाँ पे लिखिए git एंड क्लोन। तो git क्लोन का मतलब होता है यू आर टेकिंग कंप्लीट बैकअप ऑफ रिपोजिटरी ऑन योर लैपटॉप, ठीक है। और क्लोन को मैंने बोला था चेकआउट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चेकआउट कर रहे हो अपने सिस्टम पे इस रिपोजिटरी को, और आपको करना ये है कि आप कॉपी, जो आपने यूआरएल कॉपी किया था वो आपने पेस्ट किया। तो यहाँ पे https यूआरएल है github.com/pawanITzone, ये मेरा अकाउंट आईडी है, और प्लस यहाँ पे ये मेरी रिपोजिटरी का नाम है। एंटर, एंड व्हाट इट डज, इट्स डाउनलोडेड एवरीथिंग व्हाट इज देयर इनसाइड दिस रिपोजिटरी। तो ls करेंगे तो ये रिपोजिटरी मेरी डाउनलोड हो चुकी है अपने सिस्टम पे। इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ रीडमी फाइल पड़ी हुई थी, करेक्ट। और अगर मेरे को रीडमी वाली फाइल खाली करनी है कॉपी, तो मैं फिर ये गिट की जगह गिट कमिट लिख दूंगा क्लोन की जगह? नहीं, अभी हम आते वहाँ पे, ऐसा कुछ एक्सेप्शनल नहीं है कुछ। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि कंप्लीट बैकअप ले लिया अपने रिपोजिटरी का अपने सिस्टम के ऊपर। अब हमें इस पे काम करना है, तो या तो आप कमांड लाइन से काम करना चाहो, ऐड वैड करना चाहो तो कुछ भी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो ऑन, यू कैन यूज एनी ऑफ द एडिटर, नोटपैड++ यूज कर सकते हो, सबलाइम यूज कर सकते हो। सबलाइम है नहीं है मेरे पास, पाईचार्म है, तो पाईचार्म है, यहाँ से आप यूज कर सकते हो। तो ये, तो हमने अभी फोल्डर कौन सा क्रिएट किया था, डेवऑप्स क्लास रेपो, और इसमें गए और ये हमारा रिपोजिटरी है। ठीक है, और यही फाइल हमने इसमें ऐड की हुई थी। ठीक है, ये फाइल इसमें हमने ऐड की हुई थी। अबे हमें इसमें कोड ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, तो मैंने क्या किया, एक नया फाइल क्रिएट कर दिया। मैं पाइथन का कुछ स्क्रिप्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने किया, इसका नाम दे दिया कुछ भी, फर्स्ट रेपो फाइल, एंटर, ऐड किया। और यहाँ पे मैं कुछ कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसमें। तो मैं देखता हूँ कहीं से कुछ कोड मिलता है, तो मैं डाउनलोड करके पाइथन स्क्रिप्ट तो मैं किसी रिपोजिटरी पे गया और यहाँ से मुझे लगा कि हाँ ये फाइल में ये वाला जो कोड है ये मुझे चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। इट जस्ट मैं एक सैंपल दे रहा हूँ, आप यहाँ पे खुद भी लिख सकते हैं। लोग कंपनी के अंदर लोग लिखते ही हैं इसमें। मैं अभी फिलहाल कोड कहीं से कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके इसमें मैंने यहाँ यूज़ किया और इसको सेव कर दिया। अब इस रेपो के अंदर मुझे जो कुछ भी डालना था मैं डालता चला जाऊँगा। अब मुझे लगता है कि हाँ मेरा काम हो चुका है। जो कुछ मुझे इस रिपोजिटरी में पुश करना था, मैंने सॉरी ऐड करना था, मैंने ऐड कर दिया। वापस हम आएंगे यहाँ से, और जनरली जो काम हम यहाँ से करने वाले हैं, अगर आपके पास पाईचार्म है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये नई चीज़ है, अगर आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन है, और टर्मिनल पे जाके यहाँ से आप वो काम कर सकते हो जो काम मैं यहाँ से करूँगा। ठीक है, यानी कमांड गिट पे कोई भी कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप गिट बैश से भी कर सकते हो। अगर आपके पास पाईचार्म है तो ये टर्मिनल देता है, उस टर्मिनल से भी आप कर सकते हो। वही सेम कमांड चला सकते हो जो वहाँ पे मैं चला रहा था, डेवऑप्स एंटर, यहाँ पे कौन सी कमांड होती है, dir, सॉरी dir cd repo dir। तो इस तरह से आपने अभी फाइल ऐड किया हुआ इसमें, यहाँ पे फर्स्ट रेपो डॉट पाइथन, और यहाँ पे अगर मैं ls करूँ तो यहाँ पे भी मैंने, तो ये फाइल मैंने ऐड की हुई है। तो जो काम मैं यहाँ पे कमांड फायर कर सकता हूँ, वही सेम कमांड मैं यहाँ से भी फायर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको जहाँ से मन हो वहाँ से कर सकते हो। तो अब जब हमने फाइल कोई ऐड कर लिया, तो मैं सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है, यानी कि हमें स्टेजिंग एरिया में भेजने के लिए इसको तैयार करना होता है। तो हमें ऐड करना होगा। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे अगर हम
डॉट लिखते हैं, तो डॉट का मतलब है कि इस फोल्डर के अंदर कुछ भी फाइल ऐड हुए हैं, मॉडिफाई हुए हैं, उन सबको उठा लो, यानी उन सबको ऐड कर दो, क्योंकि हमें उन सबको सर्वर पे भेजना है। ठीक है गगन, समझ रहे हो? हाँ जी। और अगर हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर फाइल ही भेजनी है फॉर एग्जांपल, तो मैं उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ दे दूंगा। वो फाइल कहीं पे भी हो उसका पाथ में दे दूंगा कि सिर्फ और सिर्फ मैं इसी फाइल को, भले ही मैंने 10 फाइल में मॉडिफिकेशन किए हैं, बट मैं किसी एक फाइल को ही सर्वर पे भेजना चाहता हूँ। तो उस कंडीशन में आप सिर्फ फाइल का पाथ भी दे सकते हो। ठीक है, करेक्ट है? गगन, इस केस में क्योंकि हमने रेपोजिटरी क्लोन करी है यूआरएल से, हमें गिट इनिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले सीधा हम ऐड वगैरह कर सकते हैं। हाँ। सवाल मुझसे पूछ रहे हो और गगन को डिनोट कर रहे हो। मैं मॉर्निंग है ना, ओहो, अभी आंखें बंद हो रही हैं दोबारा। अपना फ्यूचर दिख रहा है मेरे को, मैं भी ट्रेनर बनने वाला हूँ। तो उनका कंपटीशन है। हाँ कंपटीशन आओ यार, तुम तो जनरली अच्छा इसकी कंपटीशन के बाद में बात बताऊंगा। हंसो मत, मुसीबत वाले तो बस। नहीं नहीं, तो हुआ क्या बट ऑब्वियस है यार, वो तो नॉर्मल है, फिर बाद में करते हैं क्लास, पहले बातें कर ले। अरे भाई साहब, तो मैं पूछ रहा था हाँ, गिट इनिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें? नहीं वो तब जरूरत पड़ती है जब अपने सिस्टम्स पे फोल्डर क्रिएट करके, जो फोल्डर मैंने वहां पे क्रिएट किया था ना, वही सेम फोल्डर अगर मैं वहां पे क्रिएट ना करके अपने सिस्टम पे क्रिएट करूंगा, फिर मुझे इनिट की जरूरत पड़ेगी। ओके, फिर मैं इनिट करूंगा, फिर इनिट कर, बताइए। जैसे देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं गिट रेपोजिटरी पे आया और यहाँ पे फोल्डर करके क्रिएट करके फोल्डर क्रिएट करके और अपने सिस्टम पे चेक क्लोन करके फिर मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैंने ये फोल्डर बनाया ही नहीं है, ये रेपो क्लास बनाया ही नहीं है और मुझे रेपोजिटरी क्रिएट करना है, तो मैंने एक फोल्डर बनाया अपने सिस्टम के ऊपर रेपो क्लास 1 के नाम से, और इसको मुझे इस फोल्डर को भेजना है एज ए रेपोजिटरी ऑन गिटहब पे, तब मैं गिट इनिट करूंगा। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज करना, टू मेकिंग इट रेडी टू बिकम अ गिट रेपोजिटरी। ठीक है हरदीप? हाँ जी हाँ जी। ये काम वहां पे भी होता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका गिट सर्वर है, कंपनीज के अंदर क्या करते हैं, अपना कस्टमाइज गिट सर्वर बना देते हैं, बंदे बनाते हैं, तो उस कंडीशन में भी लोग यही गिट इनिट ही करते हैं। मैं कुछ कमांड्स हैं जो बता दूंगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट अभी प्रोवाइड करूंगा, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, तो खुद से भी करके देख लेना। हमारी कंपनी में भी कस्टमर, मतलब बेसिकली जैसे GitHub डॉट, जो हमारी कंपनी का नाम है ul.com, तो क्या कहते हैं, वो है GitHub का URL बेसिकली, तो वो उनका कस्टमाइज सर्वर ही है एक तरीके से। हाँ तो वो प्राइवेट स्पेस ले रखा हुआ उन्होंने गिट से, हाँ गिटहब से, अपना बनाया हुआ। गिटहब से। अच्छा गिटहब से, अच्छा गिटहब जो है हर एक कंपनीज को अपना प्राइवेट स्पेस भी प्रोवाइड करती है। अच्छा, तो वो एंटरप्राइज वर्जन हो गया एंटरप्राइज का। अच्छा, और चाहे तो आप ये भी यूज कर सकते हो, बिट बकेट यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ही एडवांस है, और ये जीरा का एटलासियन का प्रोडक्ट है ये। तो इसमें बिट बकेट में बेनिफिट क्या होता है कि वो जीरा के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, कोड का कॉन्फ्लुएंस के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहला कमांड है हमारा गिट ऐड, और डॉट का मतलब है कि इसमें इस रेपोजिटरी में जो कुछ भी मैंने चेंज किया है सबको उठा लो। एंटर ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो गिट स्टेटस देख सकते हो, गिट स्टेटस। तो यहाँ पे गिट स्टेटस में क्या कह रहा है कि आपने कुछ चेंजेस टू बी कमिटेड, एक नया फाइल ऐड हुआ है फर्स्ट रेपो डॉट पाइथन, है ना। और ये स्टेजिंग एरिया में है, अभी ये स्टेज एरिया में है, क्योंकि हमने बोला था कि जब हम उसको ऐड करते हैं तो वो स्टेजिंग एरिया में चला जाता है। ठीक है, अब हम इसके साथ कुछ मैसेजेस ऐड करेंगे। इसके साथ हम कुछ मैसेज ऐड करेंगे कि हाँ ये सर्वर पे भेज रहा हूँ, तो उसका मैसेज क्या होगा। तो मुझे ऐड करना है गिट कमिट m। यहाँ तक ये कमांड है। ये गिट पे आप काम करोगे, जो मैं कमांड अभी चलाने वाला हूँ वही कमांड
फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीज है, हमेशा यूज होंगी। आप जब भी गिट पे काम करोगे तो यही मोस्टली कमांड यूज, मतलब 90% कमांड आप यही यूज करने वाले हो, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कमांड नहीं मिलेंगे गिट में याद करने के लिए, आप इतना ही याद कर सकते हो। यहाँ पे मैसेज कर दिया। अब यहाँ पे कंपनीज में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड होता है कि हाँ ये नाम जो है, जैसे कि मेरा टिकट है जीरा, ऐसे ही स्टार्ट होगा, मतलब मैसेज अगर आपको डालना है तो ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और एक टिकट नंबर डाल दिया आपने, और उसके बाद जो भी मैसेज लिखना है कि दिस इज माय फर्स्ट क्लास एडेड पाइथन कोड फाइल। उसके बाद आप कुछ भी मैसेज ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आपका फॉर्मेटिंग यही होगा कंपनी के अंदर। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये क्रिएट ना करने से, बट अगर किसी कंपनी के अंदर जाते हो तो उसका एक फॉर्मेटिंग होता है। उसमें आपको टिकट आईडी ऐड करनी पड़ती है या फिर कुछ ऐड करना पड़ता है, उनका एक अलग फॉर्मेटिंग अलग अलग होता है। मेरी कंपनी में क्या होता है कि हमें टिकट आईडी देना पड़ता है सबसे पहले, उसके बाद जो भी मैसेज ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो जो फॉर्मेटिंग है वो कहाँ पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि मतलब रिस्ट्रिक्शन ऐड कर सकते हाँ वो हैं कि बताऊंगा इस मैं आपको अभी, फॉर्मेटिंग अभी आगे, अभी सिंपल ही रखते हैं क्लास, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है, तो ये ऐड कर दिया आपने। और देखता हूँ गिटहब में ये ऑप्शन है या नहीं है, बिट बकेट में ये ऑप्शन होते हैं, ओके देखता हूँ गिटहब में है या नहीं, मैंने देखा नहीं कभी। तो इसमें ऐड करते हैं कमिट। तो इसमें हमने क्या कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, गिट कमिट कर दिया। और गिट कमिट करने के बाद मैं फिर से स्टेटस चलाता हूँ। तो स्टेटस करने के बाद कह रहा है कि नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, यानी कि जो मैंने ऐड किया था वो स्टेजिंग एरिया में था, और जैसे ही मैंने उसको कमिट किया तो ये मॉडिफाई हो गया और इट्स रेडी टू फ्लाई ऑन गिट सर्वर। अब मैं इसको करूँगा गिट पुश, तो ये सर्वर पे भेज देगा, ठीक है। तो इसने क्या किया कि हाँ मैंने सर्वर पे इसको भेज दिया। अब हम सर्वर पे आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा फर्स्ट रेपो डॉट पाइथन फाइल यहाँ पे आ गया और यही मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं जीरा 541 दिस माय फर्स्ट क्लास एडेड पाइथन कोड फाइल, ठीक है गगन। हाँ जी सर अब जैसे मान लेते हैं कि मैंने इसमें इसको एडिट किया, फॉर एग्जांपल मैं किसी सर्वर पे हूँ या किसी क्लाइंट पे हूँ, मैं यहाँ पे एडिट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहीं से एडिट कर दिया कुछ भी, कमेंट कर दिया कुछ भी, न्यू चेंजेस व्यू कोड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मैसेज अगेन सेम हमें वो देना पड़ेगा, तो मैंने दे दिया जीरा फॉर, क्या मैंने मैसेज दिया था, टिकट आईडी, खाली कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी दे दिया कि एडेड न्यू कमेंट फॉर फर्स्ट रेपो डॉट पाई एंड देन कमेंट। अब हमने इसमें चेंजेस, इसमें कमेंट ऐड किया और ये फाइल यहाँ पे चेंज तो हो गई, बट जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी दिखेगा नहीं है। दोबारा खोलूं ये फाइल को, क्लोज करके खोलूं, तो इसमें वो कमेंट नहीं दिख रहे हैं, करेक्ट गगन। अब मुझे वो चेंज अपने सिस्टम पे लेके आना है, तो आई विल सिंपली व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली गो एंड से गिट पुल। तो ये इसने बताया कि भाई हाँ फर्स्ट रेपो डॉट पाई में कुछ लाइन एडेड हुए हैं, ये ऐड हुआ है लाइन, ठीक है। 1 फाइल चेंज 3 इंसर्शन ऐड किए हैं। और अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँ फाइल में, यहाँ पे अपने लोकल सिस्टम पे, तो आप देख सकते हो कि ये फाइल रिफ्लेक्ट, मतलब चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगे। तो जितने भी अगर आप काम करोगे AWS के, सॉरी AWS कह रहा हूँ, जितने भी अगर आप काम करोगे गिट के ऊपर, तो ये 4 ही कमांड हैं, गिट ऐड, उसके बाद गिट कमिट, उसके बाद गिट स्टेटस देखना चाहते हो स्टेटस देख सकते हो, गिट पुश एंड गिट पुल। तो गिट ऐड का मतलब है कोई नया फाइल ऐड किया, मॉडिफाई किया,
गेट कमिट का मतलब है उसमें मैसेजेस ऐड किए, स्टेटस का मतलब है आपने स्टेटस चेक किया कि कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ ओके है। उसके बाद गेट पुश का मतलब है कि सर्वर पे भेज दिया आपने, और गेट पुल का मतलब है कि जो चेंजेस सर्वर पे हैं उसको अपने लोकल सिस्टम पे लेके आना है, तो उसके लिए आपने गेट पुल कर दिया। करेक्ट? पवन, जो बिट बकेट की आप बात कर रहे थे, तो बिट बकेट भी क्या लोकली गिट के साथ ही इंटरेक्ट करती है? बिट बकेट के साथ काम करने के लिए अलग एप्लीकेशन? वो गिट के साथ ही है, मतलब कॉन्सेप्ट उसका गिट ही है, उसका जो बेस है वो गिट है। अच्छा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट है, बट जो बेस है, जो जैसे ये कमांड चलाया ना, ये सारे कमांड हाँ जी, जो भी गिट को सपोर्ट करता है वो सारे प्लेटफॉर्म पे यही कमांड चलेंगे, चाहे वो गिट लैब हो, बिट बकेट हो, अच्छा, गिट हो, अच्छा। गिट हब हो, बिट बकेट हो, कोड कमिट हो, मतलब अच्छा, सब पे सेम ही कमांड मतलब अगर चलेगा। मेरे को बिट बकेट की किसी रेपो से भी कोड पुल करना है, उस सेम पे काम करना है, तो भी मैं लोकली गिट के साथ ही काम करूंगा? सेम मेथड वैसे ही। सेम है। अच्छा, ठीक है। पहले आप गिट क्लोन करोगे, फिर गिट ऐड करोगे, तो यही सेम मेथड है, सेम। तो पवन, जैसे AWS का कोड कमिट है, ठीक है, और ये सेम चीज है, तो लेकिन डिफरेंस क्या आता है दोनों में? डिफरेंस कुछ नहीं है, प्लेटफॉर्म है, सबने अपने अपने प्रोडक्ट दिए हुए हैं। अब मैं मार्केट में कुछ सामान लेने जाता हूँ तो कॉलगेट इस कंपनी का भी मिलता है, उस कंपनी का भी मिलता है, सब होता तो सारे कॉलगेट ही है। अब जो आपको लगता है वो यूज करो। टूथपेस्ट में है। और क्या, जैसे अगर जैसे हाइपर-वी भी है, VMware भी है, तो दोनों वर्चुअलाइजेशन के लिए है ना। लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट का है, वो VMware का है, तो दोनों पैसे बना सकते हैं। वही सीख ठीक है। गोली देने की बात है बस। देखो, हाँ, अगर आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उस पे है, AWS पे है, तो आप कोड कमिट भी यूज कर सकते हो, और आप चाहे तो अदर टूल्स भी, बिटबकेट या गिटहब भी यूज कर सकते हो, सबके साथ सब कुछ इंटीग्रेट हो जाता है। तो अगर मुझसे कोई बोलता है, डू यू नो कोड कमिट, AWS कोड कमिट, तो दैट मींस इज आस्किंग अबाउट दिस गिट। Yes, if you know Git, then you know code commit, then you also know Bitbucket, then you also know GitLab, GitHub, you know these all. चलो मतलब कोड कमिट के अंदर भी GUI में डिफरेंस आएगा, अदरवाइज लोकली हमें हाँ, काम करना तो भी इन्हीं कमांड अगर आप साथ ही कमांड से काम करेंगे। करोगे तो सेम कमांड से काम हो जाएंगे सब पे। अगर आप ग्राफिकल से काम करोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, मतलब थोड़ा बहुत क्या, अपना अपना प्लेटफॉर्म है सबका। पवन भाई, यदि हम ये कमांड के थ्रू ही हम यदि न्यू रिपोजिटरी पे अपना खुद का एक रिपोजिटरी पे पहले काम करें, उसके बाद मूव करें फाइनल रिपोजिटरी में, तो उसके लिए भी क्या कोई ऑप्शंस, मतलब मैनुअली करना पड़ता है या फिर ऑनलाइन जाके करना पड़ेगा हमें? नहीं, दोबारा बताइए क्वेश्चन आपका। जैसे हम अपने लिए खुद का एक रिपोजिटरी, फॉर एग्जांपल हम रिपोजिटरी, हमें एक रिपोजिटरी जो दिया गया, उसके अलावा हम खुद के लिए चेकआउट करना चाहते हैं एक रिपोजिटरी, जैसे गौरव के नाम से एक रिपोजिटरी बनाना चाहते हैं, और कभी कभी होता है कि हमें ऑनलाइन कंप्लीट एक्सेस नहीं दिया जाता है, तो हम वो कमांड के थ्रू ही कर सकते हैं, कमांड के थ्रू, तो उस केस में हम उसको नया रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं? देखो, अगर आपके पास परमिशन है तो आप जाके रिपोजिटरी बनाओ, अदरवाइज लोग क्या करते हैं कि ब्रांचेस क्रिएट करके उसमें अपने लिए एक अपना अलग से स्पेस क्रिएट कर लेते हैं और उस पर अच्छा। काम करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि मेरा ये है, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और ये मेरी रिपोजिटरी है, यहाँ पे मैं जब वापस आऊँगा तो देखता हूँ कि मेरे पास मेन रिपोजिटरी यानी मास्टर रिपोजिटरी है। हाँ, ठीक है, ये मेरी मेन रिपोजिटरी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, तो गौरव के लिए मैं एक अलग से ब्रांच बना देता हूँ ताकि वो अपना काम करता रहे, उसको इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत ना पड़े, उसका अपना वर्क स्पेस है, वो टेस्टिंग करे, फिर जो भी करना वो करे। ठीक है, तो मैं कहूँगा गेट चेकआउट, ठीक है, और मैंने लिख दिया गौरव, ठीक है, ब्रांच। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये भी मेन में हूँ, और जैसे मैं चेकआउट करूँगा तो एक सेकेंड क्रिएट करना होता है पहले। कमांड क्या होता है? इनिट होता है क्या? नहीं, ये रहा, क्रिएट हो गया, और चेकआउट गौरव ब्रांच। ठीक है, अभी गौरव ब्रांच में आ गया, तो ये ब्रांच क्रिएट हो गया, ये गौरव का स्पेस एरिया होगा। अब इसमें मैं लिखूंगा गेट ब्रांच, तो मैं अभी कहाँ पे हूँ? गौरव ब्रांच में सेलेक्टेड हूँ अभी, मेन भी है, इसमें कोई फाइल्स नहीं है ना, लेकिन इसमें कुछ नहीं, जो मेन का फाइल था वो आ जाता है इसमें। अच्छा, जब आप ब्रांच क्रिएट करते हो तो कॉपी होता है, मेन का ही कॉपी होता है। ओके, ठीक है, अब इसमें कुछ काम करना, अभी मैं फिलहाल कहाँ पे हूँ? गौरव ब्रांच के अंदर। मैं ब्रांचिंग पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा,
वैसे थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा गेट ऐड, गेट कमिट। अभी मैं ऐसी मैसेज देता हूँ एडेड न्यू ब्रांच, ताकि मैं इस ब्रांच को सर्वर पे भेज सकूं। गेट पुश। अब देखो क्या कह रहा है कि गेट पुश करना है तो भाई आपको ये लिखना पड़ेगा, है ना। कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो पहले मेन दिख रहा था, अब मैं यहाँ पे दिखेगा गौरव ब्रांच भी दिख रहा है ना। ठीक। अब इसमें जो भी आपको गौरव, अब जो भी काम करोगे इसमें मैं कुछ भी क्रिएट करूंगा तो ये मेन ब्रांच को पता ही नहीं चलेगा। अब ये आपका वर्क स्पेस हो गया। तो या तो आप परमिशन है तो खुद के लिए क्रिएट कर लो, अगर नहीं परमिशन है तो आप ऐसी ब्रांच करके काम करते हैं हम लोग। तो मतलब यानी कि जो ब्रांच में बनाऊंगा उसके साथ जो मास्टर फाइल्स हैं वो भी दिखाएगा, मास्टर की जो फाइल्स हैं। हाँ, मतलब अगर जैसे मान लेते हैं मैं किसी और फोल्डर पे जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं अभी कहाँ था, मैं बाहर निकल जाता हूँ इससे। तो मैं बाहर निकल गया हूँ, ठीक है। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, डिलीट लेटर, और इसके अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर अभी कुछ नहीं है ना गगन। हाँ जी। तो मैंने क्या, गेट क्लोन। अब मैं सिर्फ स्पेसिफिक ब्रांच करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ गौरव ब्रांच, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया, URL जो था वो पेस्ट कर दिया, एंटर। अब मैं CD रेपो ब्रांच तो आ गया मेरा। मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट ब्रांच। तो यहाँ पे कौन सा ब्रांच आया आप, गौरव ब्रांच। मेन तो नहीं आया ना, करेक्ट। अब इस गौरव को जो भी कुछ काम करना होगा, जैसे मैंने इसमें फाइल ऐड कर दिया, टच न्यू फाइल फॉर गौरव .txt, ठीक है। गेट ऐड, गेट कमिट न्यू फाइल एंड गेट पुश, ठीक है। हमने पुश कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखो गौरव ब्रांच के अंदर न्यू फाइल आ गई, न्यू फाइल फॉर गौरव। अब जब मैं मास्टर मेन ब्रांच में जाऊंगा तो वो फाइल यहाँ पे नहीं है, करेक्ट, ठीक है। तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, बट ये वर्क स्पेस गौरव आपका क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। अच्छा मेन में नहीं है, गौरव ब्रांच में है वो बस। हाँ, वो गौरव ब्रांच में ही है बस। तो बेसिकली यदि -b करके देते हैं तो पर्टिकुलर ब्रांच को कॉपी करता है, और यदि -b नहीं देते हैं, ब्रांच का नाम नहीं तो देते हैं, तो वो टोटल सिर्फ मेन करेगा, कि जो टोटल ब्रांच नहीं करेगा। मेन सॉरी टोटल कर, मतलब जितने भी ब्रांच उसमें होते हैं ना लिस्टेड, वो सब दिखेंगे। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये था आज की क्लास का। तो आप लोग जो है अपनी रिपोजिटरी क्रिएट करके ऐसी कुछ फाइल वाइल ऐड करके मुझे 4-5 रिपोजिटरी बना के दिखाइए, और इस पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कमांड लाइन पे काम कीजिए, और कुछ इशू आता तो हम लोग उससे बात करेंगे। अदरवाइज कल जो है हम लोग ब्रांचिंग करेंगे, और ब्रांचिंग करने के बाद इसमें कुछ फाइल डिलीट करेंगे, उसको रिट्रीव करेंगे, और ये सारी चीज़ें हम लोग करके मर्ज करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करके मर्ज करेंगे, कुछ इशू आता है उसको फिक्स करेंगे। ये सब हम काम कल करेंगे, कल नहीं मतलब परसों करेंगे, ठीक है। परसों मतलब थर्सडे को करेंगे। हाँ, थर्सडे को। तो थर्सडे के बाद फिर फ्राइडे की लोगे आप क्लास, या सैटरडे को लोगे? ये तो अपने आप में है, जब भी टाइम मिलेगा हम लोग क्लास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फ्राइडे ले लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें सैटरडे संडे का टाइम होगा आपके पास, तो फ्राइडे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल तो अभी थर्सडे को है ना, नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे कुछ कल काम नहीं होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, अदरवाइज नहीं, कल है काम, ठीक है, कल है, मामा जी को एयरपोर्ट छोड़ने जाना।